सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे। एक्स बार आर चार्ट का कंट्रोल चार्ट प्लॉट किया हुआ है इन ऑर्डर टू हैव द अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेदर इट इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और नॉट। तो प्रोसेस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन इज मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पैकिंग मशीन फॉर अ कंटेनर. Each container should weigh around 37 grams. So during the measure phase, project team perform the process capability study to understand whether the process is capable or not. So एक पैकिंग मशीन है, कंटेनर का पैक करते हैं, उसका पैकिंग मशीन का हम whether the process is in statistical capability or not, ये हमको देखना है। तो जैसे कि हमने देखा एक्स बार आर चार्ट हम प्लॉट करते हैं तो इट इज नेसेसरी कि जो हमारा सब ग्रुप का साइज है इट शुड बी बिटवीन 1 to 10. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मेरे केस में जब मैंने सैंपल लिए हुए हैं तो सब ग्रुप का साइज जो है जो 5 है. सो ईच सब ग्रुप हैज अ 5 रीडिंग्स इन दैट. और यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ रीडिंग्स जो लिए गए हैं इट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम इंटरवल, हर आधे घंटे के बाद रीडिंग लिया हुआ है. सो इट स्टार्ट्स एट 7 o'clock एंड एंड्स एट 7 PM इन द इवनिंग. सो हर एक सब ग्रुप को हमने डेटा कलेक्ट किया है एंड देन वी हैव ट्राइड टू कलेक्ट दिस डेटा एंड रिप्रेजेंट इट इन दिस फॉर्मेट. So now we will try to understand what is the first step in order to implement to plot the X bar and R chart. तो सबसे पहले जो हमको करना है वो हर एक सब ग्रुप का X बार मतलब एवरेज जो है, इन अदर वर्ड्स मीन जो है वो, और रेंज फाइंड आउट करनी. तो व्हाट इज अ X बार? X बार इज बेसिकली एवरेज ऑफ अ सब ग्रुप. सो जैसे कि यहाँ पे एक जो पहला सब ग्रुप दिखाई दे रहा है हमको 7 बजे का, सो उसमें रीडिंग कौन से है 35, 37, 41, 36, 40. सो इसका हम एवरेज लेने वाले हैं एंड दैट इज बेसिकली गेटिंग रिप्रेजेंटेड ओवर हियर. सो इस सब ग्रुप का एवरेज है 37.8 एंड सो ऑन. सो जितने मेरे सब ग्रुप्स है हर एक का मैंने एक्स बार लिया हुआ है, दैट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ईच सब ग्रुप. करेक्ट. The next term that I need to find out is basically the range, which is basically denoted by R. तो रेंज क्या होता है? उस सब ग्रुप में से जो मैक्सिमम रीडिंग है और उस सब ग्रुप में से जो मिनिमम रीडिंग है उसमें का डिफरेंस. सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम रीडिंग इस सब ग्रुप में है 41 और मिनिमम रीडिंग है 35. सो माय रेंज इज बेसिकली 6 फॉर दिस पर्टिकुलर सब ग्रुप. सो रेंज इज व्हाट? फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. What is basically the interval that it is getting indicating. Let's take one more example. ये 8 बजे का एग्जांपल लेंगे तो मिनिमम रीडिंग है मेरा 39 और मैक्सिमम रीडिंग है मेरा 47. So what is my range? So range is basically 47 minus 39, that is coming out to be 8. So हर एक सब ग्रुप का जैसे हमने एक्स बार कैलकुलेट किया था वैसे ही हमने रेंज भी कैलकुलेट किया. So this is the first step of any of the while plotting the X bar R chart after you collect the basic data. Now what to do next? नेक्स्ट करने के लिए हमको फाइंड आउट करना है. अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट द कंट्रोल लिमिट्स. सो हम कंट्रोल लिमिट्स मतलब क्या? दिस इज डिफरेंट देन द स्पेसिफिकेशन लिमिट. सो कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है सबसे पहले. जैसे कि पहली टर्म है आर बार. आर बार मतलब क्या? जो मैंने रेंज यहाँ पे कैलकुलेट किया है हर एक सब ग्रुप का, उस हर एक सब ग्रुप का जो मैंने रेंज कैलकुलेट किया है इसका एवरेज क्या है. सो इट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल द रेंज वैल्यूज दैट इज कमिंग अप इन द सब ग्रुप. सो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है? R1 plus R2 plus RK divided by K, where K is what? K is number of subgroups. In our case the number of subgroup is 25. 25 कहाँ से आया? 25 ये यहाँ से आया, 7 से 7:30 बजे का दूसरा, 8 बजे का तीसरा एंड सो ऑन. So मैंने 25 सब ग्रुप बनाए थे. So that's why it is coming out to be 25. So what is my range bar? R bar basically. So it is average of all the ranges of subgroup. In this case it is coming out to be 5.3. The next step is basically हमको X double bar plot करना है. Why it is coming as X double bar? क्योंकि मैं अभी एवरेज का एवरेज निकालने जा रहा हूँ. इसका मतलब क्या है? जो मैंने हर एक सब ग्रुप का X बार निकाला था ये सब एक्स बार का एवरेज में निकाल रहा हूं. दैट्स व्हाई इट इज कॉलिंग इट एज एन एक्स डी बार या फिर एक्स डबल बार. उसका फॉर्मूला क्या है? अगेन सिमिलर, जो कुछ भी इंडिविजुअल सब ग्रुप के आर बार की वैल्यू है उसका एडिशन लेके नंबर ऑफ सब ग्रुप से मैं डिवाइड करने वाला हूं.
सो यहाँ पे देखिए 37.8, जहाँ ऐसे लिखा हुआ है 37.8, 40.4, इट विल गो टिल द लास्ट वन एंड डिवाइडेड बाय 25, and that is out coming out to be xd bar as 39.5. So the first step is clear कि मैंने r bar कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने x डबल बार कैलकुलेट किया। अभी आते हैं हम हाउ टू कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट। जैसे कि हमने देखा दिस इज अ टू चार्ट, वन इज अ x बार चार्ट एंड अदर वन इज बेसिकली r चार्ट। सो r चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट अलग हो गए, x बार के लिए कंट्रोल लिमिट अलग हो गए। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि r चार्ट के हम कंट्रोल लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो उसका फॉर्मूला है बेसिकली अपर कंट्रोल लिमिट फॉर r चार्ट इज बेसिकली d4 मल्टीप्लाइड बाय r बार। सो हमने r बार यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो है हमारा 5.3 और एक कांस्टेंट है d4। इसका वैल्यू हमको कांस्टेंट टेबल से मिलता है। इफ यू गो टू दैट टेबल, आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड इन ऑर्डर टू गो टू दैट टेबल। तो देखिए ये एक टेबल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। सो यहाँ से हमको कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है। तो वो कांस्टेंट की वैल्यू किस हिसाब से चेंज होती है? ये चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन द सब ग्रुप साइज, कि मेरा सब ग्रुप में कितना रीडिंग मैंने लिया हुआ है। सो मेरे सब ग्रुप में बेसिकली 5 रीडिंग्स थे। सो मेरे सब ग्रुप का साइज है 5। सो इस हिसाब से what will be my A2, what will be my D3, what will be my D4 and small d2 will be placed in my equation. So in this case, D4 is coming out to be 2.114. Then I will multiply this and then I'll get my UCLR to be 11.2. Now for LCLR, if you find the observe the table, there is no value. That means the value of the D3 is basically 0, and that's why the LCLR is basically coming out to be 0. So for R chart, my control limits varies from upper control limit 11.2 to the lower control limit of 0. Similarly, जैसे कि मैंने कंट्रोल लिमिट R चार्ट के लिए फाइंड आउट की है, वैसे ही मुझे कंट्रोल लिमिट्स मेरे X बार चार्ट के लिए फाइंड आउट करने हैं। So what is the formula for finding out the control limit for X bar chart? It basically tells UCLX is equal to X double bar plus A2 multiplied by R bar. X double bar क्या है? ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। X डबल बार क्या है? So that is coming out to be 39.5. So 39.5 plus A2 multiplied by R bar. My R bar is basically 5.3. A2 कहाँ से आएगा? Again I will refer to this particular table of constant from where I will get my A2. I will put it in my formulas and then I will get my upper control limit for X bar and the similarly lower control limit for X bar. So यहाँ पे देखिए X डबल बार plus A2R और lower control limit है X डबल बार minus A2R. So UCLX is coming out to be 42.5, LCLX is coming out to be 36.4. ये सब वैल्यूज मैं जब एक्सेल में डालूंगा then I will plot a simple control chart and then it will somewhat appear like this, right? The upper one is basically X bar chart and the lower one is basically R bar chart. Now from the R bar chart we can easily recognize that one point is basically going out of limit. So it does indicate us that there might be some kind of an assignable cause over here which is pushing that particular point out of the control limit. Now हमको ये एक्टिविटी करनी है जिसको हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, कि जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि एक शायद कोई तो भी असाइनेबल कॉज है जिसकी वजह से मेरा रेंज चार्ट में एक पॉइंट बाहर जा रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट डज इंडिकेट्स कि एक असाइनेबल कॉज है, वो मैंने आइडेंटिफाई किया है और रिमूव किया है। सो डेटा में मैं जाऊंगा और देखूंगा कि ये डेटा पॉइंट थैंक यू। सो एक पॉइंट है जो बेसिकली बाहर जा रहा है। सो होमोजेनाइजेशन में मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई विच पॉइंट इज बेसिकली दैट, वो मैं रीडिंग से निकालने वाला हूँ and then again I will be recalculating my control limits and I will again plot my chart, X bar chart and R chart, and then I will observe whether my points are within the control limits or not. So जैसे कि यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि ये पॉइंट जो है ये बेसिकली है ये 11 बजे का जो मैंने सब ग्रुप लिया था, ये जो 13 वाला पॉइंट है जिसमें रेंज आ रहा है 13. So I will eliminate this particular entire row. I will not consider this data. So then I will calculate my again upper control limit and lower control limit considering the 24 readings which were the 25 in the above case, and again recalculate everything and plot the R chart and X bar.
and then it is coming out to be like this. So what it is basically indicates, bearing to that particular assignable cause, the entire system is basically well within the statistical control. Correct? तो अगर ये नहीं होता तो अगेन आई नीड टू आइडेंटिफाई कि जस्ट सपोज कि ये पॉइंट है, ये अगर शायद assumption कि ये पॉइंट मेरा कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता, so again I have to remove that particular point and see whether apart from this particular point, which may be because of the assignable cause, other points are falling within the control limit or not. If yes, then I can say yes, my process is basically well within the statistical control. अभी हमको ये भी देखना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि चार्ट्स को देख के कि असाइनेबल कॉज है या नहीं. तो जैसे डॉक्टर रॉय बोल रहे थे कि देयर आर सम रूल्स टू आइडेंटिफाई. So these are the 5 rules which basically helps us to identify कि special cause pattern में है या नहीं. So rule 1 बोलता है कि basically 1 point outside the plus or minus 3 sigma limits. That means basically the control limits. I'll show the demo. I'll just read it for now. In the next slide, you will see all the demos of that. 8 successive consecutive points above or below the center line. 6 or more consecutive points steadily increasing or decreasing. 2 out of 3 successive points beyond plus or minus 2 sigma limits. And the last one is a 15 consecutive points with plus or minus 1 sigma on either side of the center line. So concentrate on these 5 figures, which basically tells us these 5 rules. So rule 1 was saying any of the point going beyond the upper control limit or lower control limit, there is a possibility of assignable cause. Rule 2 was saying, what was rule 2 saying? 8 successive consecutive points above or below center line. So this is a possible diagram, a possible chart, wherein which 8 consecutive or more than 8 consecutive points are above the control limits, whether on the upper side or on the lower side. Rule 3 says whether it is on upper or lower, it doesn't matter. But if there are continuous decrease or continuous increase of more than 6 points, then there is a possibility of assignable cause in the system. The rule 4 says basically what rule 4 was saying. 2 out of 3 successive points are beyond plus or minus 2 sigma limits. So this is my 3 sigma limit. This, if I draw an horizontal line of a 2 sigma limits, and if I observe कि 2 point है जो successive 2 points है जो beyond जा रहा है out of 3 successive points out of the second sigma limit, then there is a possibility of assignable cause. And the last one is basically if I guess 15 consecutive points are within the 1 sigma limit, then there is also a possibility of an assignable cause. So though it may look like very good thing कि center के पास है, सबसे ज़्यादा points है, it is a good thing, but as per the statistic, it is a possibility of an assignable cause. So these are the 5 rules with the help of which we basically identify कि हमारे system में कुछ assignable cause है या नहीं. जैसे कि हमारे इस system में हमको directly पता चल रहा था कि it is going beyond the point, so there is one assignable cause. There is a possibility of assignable cause, which we removed and again tried to do the analysis by recalculating X bar R chart limits, and we observed yes, our system is well within the statistical control. Excel में हम जब plot करते हैं, again there are many videos which are available on the YouTube. You can easily do it with the help of this. There are other tools are also available, wherein which you just need to put the that actual data and then the chart gets plotted. But it is essential to understand how these calculations are basically done based upon this constant table. So it is always good to know this stuff in order to analyze further with respect to the stability of the process.